हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। देहरादून की बात करेंगे, जहां पर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा हुआ। राहुल की रैली को इजाजत नहीं दी गई। इसके ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़कते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हो गई। 17 जुलाई को राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसी को लेकर एनओसी नहीं मिलने पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम को रोका जा रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि नहीं, हमें एनओसी भी मिली है, हमें परमिशन भी मिली है, लेकिन उसके बावजूद हमें रोका जा रहा है। तो जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे से पहले जबरदस्त बवाल देहरादून में देखने को मिला है, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में भिड़ंत भी हो गई। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क जाम कर धरने पर बैठे हुए नजर आए। दरअसल 17 जुलाई को राहुल गांधी की देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली होनी थी और इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी गई है। जिस बात से गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोड्याल के नेतृत्व में हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाए गए हैं कि सरकार राहुल गांधी से डर रही है, इसीलिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रही। तो वहीं जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई और कांग्रेस का कहना है कि परेड ग्राउंड में होने वाली रैली के लिए मंजूरी मिलने के बावजूद तैयारियों का सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को अंदर जाने से रोक दिया गया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोड्याल ने इसे लेकर नाराजगी भी जताई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर झड़प होती हुई नजर आई है और नाराजगी जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। सब जानते हैं, हमने मीडिया को भी जो परमिशन हमें मिली थी वो दिखाई और वो परमिशन हमने दिखाई और अब सरकार ने वो परमिशन रद्द कर दी। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। ये सरकार छात्रों पर सितम ढा रही है, ये सरकार आम जनता पर सितम ढा रही है, ये सरकार विपक्ष पर सितम ढा रही है। लेकिन ये सरकार याद रखे कि इतिहास निश्चित रूप में अपने को दोहराता है और जिन सितमों को ये लोगों पर ढा रहे हैं, उन सितमों से इनको भी गुजरना पड़ेगा। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी में बदल गया है। कांग्रेस जहां सरकार पर कार्यक्रम में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा रही, तो वहीं देहरादून के जिला अधिकारी आशीष चौहान ने साफ किया है कि फैसला पूरी तरह प्रशासनिक और लॉजिस्टिक वजहों से लिया गया। डीएम के मुताबिक परेड ग्राउंड में पहले से ही लोक संवर्धन पर्व का आयोजन चल रहा है, जिसकी अवधि बढ़ाई गई है। प्रशासन ने कांग्रेस को कार्यक्रम के लिए 2 वैकल्पिक स्थानों का प्रस्ताव दिया है। डीएम ने कहा कि कार्यक्रम रोकने का कोई भी सवाल ही नहीं है। तो देखिए किस तरीके से विवाद गहराता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए और कांग्रेस ने कहा कि हमने तो तमाम दस्तावेज इकट्ठे भी कर लिए, एनओसी भी मिल गई, परमिशन भी मिल गई, लेकिन हमें फिर भी रोका जा रहा है। जुलाई को माननीय श्री राहुल गांधी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रारंभिक रूप से परेड ग्राउंड में के लिए आवेदन किया गया था पार्टी के द्वारा, लेकिन वहां चूंकि ऑलरेडी लोक संवर्धन पर्व हमारा उससे संबंधित एक आयोजन हो रहा है और उसकी अवधि को भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में काफी भीड़ एकत्र हो रही है और एंथुजियाज्म लोगों के द्वारा या सिटीजन्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा स्थान की उपलब्धता और व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बन्नू स्कूल के लिए के मैदान या एक अन्यत्र जो स्थान है, 2 विकल्प पार्टी को उपरोक्त कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। यह पूरे तौर पर एक प्रशासनिक और व्यवस्थागत निर्णय है। इसमें किसी भी प्रकार का कार्यक्रम को रोकने संबंधी प्रश्न नहीं है। हरिवंश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हरिवंश, डीएम तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्यक्रम को नहीं रोका गया, नहीं रोका जाएगा, तो फिर पुलिस अधिकारियों को आखिर निर्देश किसने दिए कि वो इस तरीके से हंगामा करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए और उनकी तरफ से उनको रोका गया? क्या कुछ उनकी तरफ से सफाई में पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया है? हरिवंश, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज होती हुई नजर आई है। कार्यकर्ताओं और वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं उनके बीच में ये झड़प होती हुई नजर आई। हरिवंश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल आ रही है। जी हरिवंश, मेरा ये सवाल है कि जब डीएम साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम को नहीं रोका जाएगा, तो फिर पुलिस अधिकारियों को निर्देश किसने दिए? उनकी तरफ से कहां से ये बात आ गई कि जो है एनओसी नहीं है, प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हुआ, और उसके बाद जो है सांसदों से कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए भी नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा था, 17 जुलाई को राहुल गांधी को यहाँ पर आना है और साफ तौर से एक बड़ा कार्यक्रम होना है। कांग्रेस के बड़े लीडर आ रहे हैं यहाँ पर, राहुल गांधी। तो साफ तौर से निश्चित रूप से जो कांग्रेस की तैयारियां थी वो पहले से ही पूरी तरह से चल रही थी। बात करें परेड ग्राउंड की, जो परमिशन को लेकर लगातार जो विवाद हमें देखने को मिल रहे हैं, तो पहले ही कांग्रेस के जो महासचिव थे राजेंद्र भंडारी, उनके द्वारा तमाम सारी परमिशन ले ली गई थी। स्टैंप के साथ उन्होंने सारे कागज भी साझा किए, और जिस तरह से ये जो पैसों की लेन देन की बात की जा रही है, तो साफ तौर से उन्होंने 3,70,000 रुपए पहले ही परेड ग्राउंड को जमा करा दिए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो वहां पर केंद्र सरकार द्वारा जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, केंद्र सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक का जो कार्यक्रम चल रहा था उत्तराखंड सरकार के साथ, तो उसकी अवधि कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। तो साफ तौर से लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रही है विपक्ष पार्टी। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक चाल है हमारे कार्यक्रम को भटकाने की, हमारे कार्यकर्ताओं को भटकाने की, और लोकतंत्र के हत्या की आरोप उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और सरकार पर लगाई है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जो 4 ट्रक वहां पर पहुंचे थे अपना सामान लेकर, टेंट का सामान लेकर, क्योंकि राहुल गांधी को वहां पर आना था, तो वो सारे ट्रक सारा सामान जो है पन्नू ग्राउंड पर पहुंचा दिया गया है। आशीष चौहान का भी यही कहना है कि प्रशासनिक तरीके से सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, प्रशासनिक तरीके से सारी चीजें होनी है। अब देखने वाली बात ये कि किस तरह से सारी चीजें चलेंगी और किस तरह से जो है बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचेंगे और किस तरह से राहुल गांधी का जो है स्वागत यहाँ पर होगा। जी बिल्कुल हरिवंश, और देखना होगा कि क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर आगे तैयारियां की जाती हैं। लेकिन हरिवंश, जब डीएम की तरफ से इस तरीके से बयान दिए गए कि कार्यक्रम को नहीं रोका जाएगा, तो जिन गाड़ियों को, जिन टेंट वालों को बाहर रोका गया था कार्यक्रम स्थल के, क्या अब उनको परमिशन दे दी गई है कि वो अंदर जाकर अपना पूरा ग्राउंड पर तैयारियां शुरू कर दें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब जो वेन्यू की बात है, वेन्यू परेड ग्राउंड से हटकर जो है बन्नू ग्राउंड कर दिया गया है, और जो एक निजी स्कूल आपके वहां पर जो है कार्यक्रम अब होगा। कल जिस तरह से हमें देखने को मिला कि लगातार जो ट्रक थे, जो टेंट्स थे, जो तैयारियों को लेकर जिस तरह से वहां पर पहुंचे और परेड ग्राउंड के अंदर उनको एंट्री नहीं दी गई, भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद था, उनको अंदर नहीं जाने दिया। और जिस तरह से कहीं ना कहीं अब परेड ग्राउंड पर गणेश गोदियाल भी वहां पर पहुंचे, तमाम सारे समर्थक भी वहां पर पहुंचे, लेकिन ट्रक्स की एंट्री जो है अंदर नहीं दी गई। साफ और आशीष चौहान का जो कहना है कि हम कार्यक्रम को नहीं रोकेंगे, लेकिन जो वेन्यू है उसको बदला गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आरोप और प्रत्यारोप का जो एक खेल चलता हुआ नजर आ रहा है कि परेड ग्राउंड में जिस तरह से पहली परमिशन ले ली गई थी, एनओसी की सारी चीजें हो गई थी, और उसके बाद इस तरीके का प्रकरण सामने आना तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्सुकता देखने को मिल रही है, सभी लोग उत्साह नजर आ रहे हैं। और साफ तौर से 17 जुलाई को राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव बड़े नजदीक है, तो ऐसे में ये राहुल गांधी का जो दौरा है ये बड़ा खास माना जा रहा है। जी बिल्कुल, उनका दौरा बेहद खास है, और जिस तरीके से छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम का आयोजन, वो बहुत ही खास राहुल गांधी के लिए। तो कुल मिलाकर हरिवंश ये समझे कि कार्यकर्ताओं में अब संतुष्टि है, उनको किसी भी बात की दिक्कत नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो वेन्यू है उसको क्यों चेंज किया गया? जब डीएम कह रहे हैं कि कार्यक्रम में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, तो फिर वेन्यू को क्यों बदला गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता है वो सवाल खड़े कर रहे थे कि कार्यक्रम को रोका जा रहा है, कार्यक्रम को नहीं भेजा जा, तो डीएम आशीष चौहान जो उनका साफ तौर से वो ये बोल रहे हैं कि कार्यक्रम को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन वेन्यू चेंज किया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के साथ जो मिलकर ये कार्यक्रम चल रहा था, अल्पसंख्यक के जो एक अंदर मेला चल रहा था परेड ग्राउंड में, जिसकी अवधि को बढ़ाया गया है। साफ तौर से सरकार का ये कहना है कि जिस तरह से अंदर रोजगार को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जा रही है, तमाम जो लोग अंदर बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं उनको रोजगार को फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला कि जिस तरह से ऐसे मेले के या जिस तरह के ऐसे कार्यक्रम सरकार के जिनकी अवधि उस समय बढ़ा दी जाए जब विपक्षी दल के मुख्य नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में 2027 की विधानसभा
चुनाव बड़े नजदीक हैं, सभी अपनी रणनीति बना रहे हैं, सबने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार बोल रही है कि अभी सरकार का समय है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से चेताया भी है भारतीय जनता पार्टी को कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको भी इसी प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ेगी। फिलहाल वेन्यू चेंज हुआ है और तमाम जितनी प्रशासनिक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, किस तरीके की सिक्योरिटी रहेगी, ये अपडेट लगातार न्यूज इंडिया पर हम देते रहेंगे। जी बिल्कुल हरिवंश, और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और सीधा सीधा सरकार के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कुछ सफाई सरकार की तरफ से दी जाती है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरिवंश। तो वहीं उत्तराखंड में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। उसमें उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द करना सरकार की घबराहट को दिखाता है। साथ ही दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा और जनता वोट की ताकत से दबाव देंगे। सुनिए इस मुद्दे पर अनिल जयहिंद ने और क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है और ऐसे में देखते हुए कई बड़े चेहरे लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम की घोषणा करी है, छात्रों की गूंज, जहां पर तमाम सारे छात्र जो हैं सड़कों पर उतरेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जयहिंद, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी भी 17 जुलाई को यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस तरह से देखते हैं तमाम जो छात्र हैं इस बार वो सड़कों पर पहुँचने का काम करेंगे? आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आगे की रणनीति है? देखिए, ऐसा है, राहुल जी आ रहे हैं और उत्तराखंड का जो छात्र है वो बहुत क्रांतिकारी युवा और छात्र है, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में उत्तराखंड का बहुत बड़ा हाथ रहा था। और मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी आज़ाद हिंद फौज में थे, तो उनके हजारों साथी जो थे वो उत्तराखंड से जो INA में आज़ाद हिंद फौज में लड़े, फिर उत्तराखंड राज्य के लिए लड़े। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो क्रांतिकारी युवा है वो इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था मोदी जी ने बनाई है उसको लेकर के उसमें बहुत गुस्सा है। और राहुल जी आ रहे हैं, उनसे डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं, राजनीति से उठ करके, बिना कांग्रेस के झंडे और बैनर के। ये सरकार जो है उसमें टोटली घबरा चुकी है। आपने देखा कि उन्होंने परमिशन उसकी कैंसिल कर दी अभी। देखिए, क्योंकि काफ़ी समय से जो है उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर है, लेकिन इस बार जिस तरह से तमाम जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, जो लगातार छात्र भी यहाँ पर कभी सचिवालय कूच करते हैं, कोई PH की कूच करते हैं, लगातार तमाम इतने कूच जब इस साल देखे गए, इससे पहले आज तक कभी इतने कूच यहाँ पर नहीं हुए। देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ और जो यहाँ आम व्यक्ति से बात करके और युवाओं से बात करके जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है। अभी जो ट्रक आने थे, जो तैयारियां होनी थी राहुल गांधी के दौरे को लेकर, अभी जो परमिशन है उसको रद्द कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अपने कैमरा पर्सन आशिक वगत के साथ मैं हरिवंश, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और वहीं चमोली के गोपेश्वर पहुंचे सीएम धामी, जन जन की सरकार कार्यक्रम शुरू, तो जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। जनता से सीधा संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के गोपेश्वर पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में खासा उत्साह नजर आया। गोपेश्वर पहुंचने पर सीएम धामी का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद करेंगे और क्षेत्र की समस्याओं का फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। और वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी से मिला बीजेपी महिला मोर्चा। 5 साल के कार्यकाल पर बधाई दी है। महिला सशक्तिकरण पर मंथन किया गया। महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है, ये बात सीएम कहते हुए नजर आए हैं। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी महिला मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर महिला मोर्चा ने उन्हें बधाई दी, उनके नेतृत्व की सराहना की। इस दौरान राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर चर्चा की गई है। सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा मिले, बिना किसी भी राज्य की प्रगति पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं को बदलाव की बड़ी पहल भी बताया है।
तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से महिला मोर्चा की तमाम प्रतिनिधि मंडल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। और देखिए उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। 17 जुलाई से तेज बारिश के आसार हैं। जुलाई में सामान्य से 23% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए उत्तराखंड में कुछ दिन पहले ही बादल फटने की खबर भी सामने आई थी और अब एक बार फिर से मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। तो मैदानी इलाकों में जहां उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 23% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूरे मानसून सीजन में बारिश सामान्य के करीब बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। तो वहीं 17 जुलाई से प्रदेश भर में बारिश बढ़ने के आसार हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलेगा, इसको लेकर लोगों को अलर्ट किया गया, चेताया गया, ताकि लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना खास ध्यान रखें। जुलाई मंथ का भी हम रेनफॉल अगर देखें तो अभी हमारे को +23% जो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मल 175 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि हमको 215 मिलीमीटर ऑलरेडी जुलाई मंथ में मिल चुका है उत्तराखंड में। और सीजनल भी अगर हम देखें, सीजनल नॉर्मल 351 मिलीमीटर है, जबकि हमको 327 मिलीमीटर मिल चुका है। तो -7% का डिफरेंस ही है जो नॉर्मल में आता है। अभी पिछले 2 दिन में एक्टिव जो है थोड़ा रेनफॉल कम हुआ है और जो सीमित रहा ये जो है नॉर्थ के हमारे जनपद, पहाड़ी जनपद है, वहीं तक सीमित रहा है। अगले 2 दिन भी ऐसे उम्मीद ही है। थोड़ा नॉर्थ में कोई जो जनपद है हमारे जैसे उत्तरकाशी है, थोड़ा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। और देखिए उधम सिंह नगर के खटीमा में SIR को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तहसील सभागार में IRO अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। तो देखिए किस तरीके से इस दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण नोटिस जारी करने, दावे आपत्तियों के समाधान और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की प्रक्रिया समझाई गई। अधिकारियों के मुताबिक प्री SIR के तहत मतदाताओं की मैपिंग और गणना फॉर्म की डिजिटल एंट्री का काम पूरा हो चुका है। अब विसंगतियों वाले मामले में BLO के जरिए नोटिस जारी किए जाएंगे। दावे और आपत्तियों के समाधान के बाद 15 सितंबर को अंतिम निर्वाचन नामावली प्रकाशित भी की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये SIR का जो कार्य प्रगति पर है, इसके अंतर्गत अभी तक हमने मैपिंग का कार्य किया जा चुका है और वर्तमान में इसमें सुनवाई, दावे आपत्तियों की सुनवाई की जानी है, जिसमें 70 विधानसभा खटीमा के अंतर्गत 12 AROs की नियुक्ति की गई है। उन्हीं के लिए कि आगामी क्या कार्रवाई करनी है, कैसे नोटिस दिए जाने हैं, किसका नाम काटा जाना है या नए फॉर्म कलेक्ट किए जाने हैं, उसके संबंध में हमारे DRMT साहब ने आज विस्तृत रूप से संबंधित ARO को बताया। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज खटीमा तहसील के अंतर्गत जो ARO नियुक्त किए गए हैं, उनको क्या कार्रवाई करनी है, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, रोल्स हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके संबंध में उनको आज प्रशिक्षण दिया गया है। और इसके अलावा क्या क्या उसमें उनके द्वारा अपेक्षित कार्रवाई है, जैसे कि जो विसंगतियों के कारण नोटिस जो जारी किया जाना है उस पर क्या कार्रवाई करनी है, जो फॉर्म 6, 7, 8 जो आवेदन आएंगे उन पर क्या कार्रवाई की जानी है और किस प्रकार की जानी है, ARO नेट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जो जनरेट होंगे उनको किस प्रकार वितरण BLO को दिया जाना है, इस संबंध में उनको सूचना दी गई है। विकास नगर के कुंजा गांव में सरकारी स्कूल की मरम्मत पर सवाल खड़े हो गए हैं।
करीब 9 लाख रुपए की लागत से हुए भवन पुनरुद्धार और नए लेटर का काम पहली बारिश में ही सवालों के घेरे में आ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि छत से पानी टपक रहा और कई जगहों पर दरारें भी दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में लापरवाही के आरोप लगाते हुए तकनीकी जांच की मांग की। तो वहीं उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए भवन की गुणवत्ता की जांच बेहद जरूरी है। अब इस पूरे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार भी किया जा रहा है। पूरा मामला क्या 8-10 साल पहले इसका जिन्ना गिर गया था, उसके अंदर कोई सरिया सामान पाया नहीं गया, सरिया वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसी जो है ऐसे रखा गया। अब जो है बच्चे के ऊपर पानी टपक रहा था, छत का बहुत बुरा हाल रखा, जर्जर हो रखी थी। अब कोई आया क्या इसके ऊपर क्या है वो कर दो, इसकी मान लो डबल एंटर डाल दो। अब इन्होंने थोड़ा बहुत लेपा पोती करी इसकी, अब फिर पानी टपकना शुरू हो गया है। उसके बावजूद अब फिर जो है मान लो फिर अटके लेपा पोती कर रहे हैं। अब मान लो दीवारें भी छतें भी बहुत भी है, मान लो बच्चे के ऊपर गिर गई, कल को कौन इसका जिम्मेदार होगा? बच्चे हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, सब वो जो होता है ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे ऐसी क्या वजह है, मान लो जो है अधिकारियों को ही थोड़ा कुआ होगा इसमें। तकरीबन जो है समय से देखा जाए तो एक किसी मातहत काम हुआ है कुछ। आप सीसी रोड ये देखिए, इसके ऊपर ग्रेटिंग हुई हुई है छतों पे, और इसमें जो है अंदर बच्चों के ऊपर पानी टपक रहा है बरसात में। तो पहले इसमें इतनी शिकायत तो नहीं थी, तो ये कैसा काम हुआ इसमें? तो हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत हो गया है, और अब इसमें डैम प्रूफ किया जा रहा है, शायद कुछ छुपाया जा रहा बात से ना। नैनीताल के भवाली के चर्चित यौन शोषण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। मामले की पहली शिकायतकर्ता युवती को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बता दें कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के अवकाश पर होने के चलते प्रभारी न्यायाधीश ने रिमांड प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने विवेचना में सामने आए सबूतों के आधार पर पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने आरोपी युवती को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। ये थाना मलिताल में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें पीड़िता तत्कालीन उस समय नाबालिग थी, और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये प्रेजेंट एक्यूज जो महिला को आज गिरफ्तार करके लाए थे, ये किसी षड्यंत्र के तहत इसको होटल में ले गई। वहाँ पर जो सहअभियुक्त था उसके साथ इसने सारे संबंध बनाने के लिए इसको कहा। पीड़िता ने इसको मना किया, लेकिन जोर जबरदस्ती करके जो सहअभियुक्त है उसने इसके साथ सारे संबंध बनाए, और इसको इस वर्तमान अभियुक्ता और जो सहअभियुक्त है इनको धमकी दी थी, किसी कुछ कहेगी तो तुझे जान से मार देंगे। और पीड़िता द्वारा अपने डर के कारण, इनके भय के कारण, लोग लाज के कारण अपनी शिक्षा को छोड़कर अपने गांव चली गई थी, और विवेचना अधिकारी द्वारा जो इसमें विवेचना करी गई थी। चंपावत के लोहाघाट उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों के तबादले को लेकर विरोध तेज हो गया। शासन ने अस्पताल में तैनात 8 डॉक्टरों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया, जिसमें 4 विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल गए, लेकिन अब तक उनके स्थान पर किसी नए चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई है। इसे लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने नाराजगी जताई और शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। समिति ने तबादले रोकने की मांग करते हुए चेतावनी दी है। मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। कांग्रेस ने भी आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, या आया राम गया राम की पॉलिसी पता नहीं क्या चल रही है, और शासन पता नहीं क्या मंशा उनकी ऐसी है कि अब ये अस्पताल हमारा बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब ठीक ठाक चली रही थी। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात इस बार तो खुशी की बात ये थी कि जो हमारे डॉक्टर थे वो भी यहाँ आके काम कर रहे थे, और उनको भी अच्छा लग रहा था। लेकिन शासन का ऐसा तुगलकी फरमान ये आ रहा है ऊपर से कि बस यहाँ से जितने भी डॉक्टर थे, अभी मैं सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ से इस हमारे लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय से 8 डॉक्टर यहाँ से इन्होंने जो है अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दिए। मैं दोनों से कहना चाहता हूँ कि आज अगर हमारे उपजिला चिकित्सालय से ये 8 डॉक्टर चले जाते हैं तो हमारे लोहाघाट की क्या स्थिति रहेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप जो 6 महीने साल भर जिन डॉक्टरों को हुआ है पॉलिसी के अनुरूप खिलाफ आप उनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर मैं संघर्ष समिति को एक वो भी बताना चाहूँगा कि नहीं तो हम कोर्ट जाने के लिए बाध्य हो गए। शासनादेश के खिलाफ आप तबादला कर रहे हैं लोगों का, तो आप किस मंशा से कर रहे हैं? क्या ये
इतने आज वो कहाँ है जितने दायित्वधारी लोहाघाट में घूम रहे हैं। उन दायित्वधारियों का फर्ज नहीं बनता कि ट्रांसफर को रुकवाने के लिए शासन स्तर पर प्रयास करें। भाजपा सरकार जो है इस टाइम अपने दायित्व को बांट रहे हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी लोहाघाट में उपस्थित हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, आओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोहाघाट में हॉस्पिटल में डॉक्टर लाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक प्रतिनिधि होने के नाते हम भी लोगों को यहाँ पर लाते हैं। तो जहाँ तक मेरा देखना है कि छोटे बच्चे, शिशु और वृद्धा, उन लोगों का, और सडनली कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उन लोगों का ट्रीटमेंट ना होना, ये अगर स्टाफ होने के बावजूद अन्यत्र इनका ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया गया है, तो ये बहुत ही गलत है। ये सरकार ने नहीं करना चाहिए था, और इसको इतने ज़्यादा स्टाफ को एक साथ ट्रांसफ़र करना ये बहुत ही गलत है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके या तो इसका उपजिला चिकित्सालय। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।